Welcome to my channel. Chhatrashaya Republic School presents. चलिए एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जहां के नियम आज से बहुत बहुत अलग थे। 19वीं सदी एक ऐसा दौर था जब महिलाओं और जाति को लेकर जो सुधार हुए उन्होंने हमारे देश की पूरी तस्वीर ही बदल दी। तो ये दिलचस्प सफर कैसा था, आइए इसकी पड़ताल करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हमें 200 साल पीछे चलना होगा। उस समय का भारतीय समाज कैसा था? वो कठोर नियमों और परंपराओं में जकड़ा हुआ था, जहां बहुत से लोगों के लिए आप कह सकते हैं कि न्याय पाना बस एक सपने जैसा था। देखिए, एक तरफ है बंधनों में जकड़ा हुआ जीवन और दूसरी तरफ आज की महिला। ये सिर्फ समय का बदलाव नहीं है, नहीं, ये एक पूरी की पूरी क्रांति है जिसने अधिकारों और अवसरों की एक नई दुनिया ही खोल दी। उन प्रथाओं में से सबसे भयानक एक थी सती प्रथा। और ये सिर्फ कोई रिवाज नहीं था, नहीं, ये तो एक सामाजिक दबाव था जिसमें विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वो अपने पति की चिता पर जलकर खुद को गुणी साबित करें। और बात सिर्फ महिलाओं की नहीं थी, समाज जाति के आधार पर भी बहुत गहराई से बटा हुआ था। इस पिरामिड में जो सबसे नीचे थे उन्हें अछूत माना जाता था और उन्हें बुनियादी मानवीय सम्मान से भी दूर रखा जाता था। तो सवाल ये है कि इतने कठोर समाज में बदलाव की ये हवा चली कैसे? इसकी शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? देखिए, बदलाव की चिंगारी अक्सर विचारों से ही भड़कती है और 19वीं सदी में हुआ ये कि छपाई के विकास ने इस चिंगारी को आग में बदल दिया। पहली बार किताबें और अखबार आम लोगों तक पहुंचने लगे और इसी वजह से सामाजिक मुद्दों पर एक खुली बहस शुरू हो पाई। उस दौर के जो सुधारक थे, उनकी रणनीति बहुत ही स्मार्ट थी। उन्होंने सीधे सीधे परंपरा को नकारा नहीं, बल्कि उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का ही सहारा लिया और ये साबित किया कि सती जैसी प्रथाएं असल में परंपरा के ही खिलाफ थी। मतलब परंपरा का इस्तेमाल करके ही परंपरा को चुनौती दी गई। तो इन्हीं नए विचारों और रणनीतियों से जो सबसे पहली बड़ी लड़ाई शुरू हुई वो थी महिलाओं के अधिकारों के लिए। और ये लड़ाई सिर्फ किसी की जान बचाने की नहीं थी, बल्कि उन्हें शिक्षा और सम्मान दिलाने की भी थी। सती प्रथा के पक्ष में जो तर्क दिए जाते थे वो सच में डरावने थे। कहा जाता था कि महिलाएं स्वभाव से कमजोर होती हैं और उन्हें चिता से भागने से रोकने के लिए बांध देना ही सही है। जरा सोचिए, क्रूरता को सुरक्षा का नाम दिया जा रहा था। इसी के जवाब में राममोहन रॉय ने एक बहुत जोरदार सवाल उठाया। उन्होंने कहा, आपने महिलाओं को कभी अपनी काबिलियत दिखाने का मौका ही कब दिया? अगर आप उन्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे ही नहीं तो उन्हें कमतर कैसे कह सकते हैं? ये वो तर्क था जिसने पूरी बहस का रुख ही मोड़कर रख दिया। इस वैचारिक और सामाजिक संघर्ष का नतीजा एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ। साल 1829 में ब्रिटिश सरकार ने आखिरकार सती प्रथा पर बैन लगा दिया। ये सुधार की दिशा में एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। अब ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे सुधारकों ने विधवा पुनर्विवाह के लिए आवाज उठाई, पर यह बिल्कुल भी आसान नहीं था। रूढ़िवादी समाज ने इसका इतना विरोध किया कि जो भी इस कानून का समर्थन करता था उसे समाज से ही बाहर कर दिया जाता था। और शिक्षा के लिए संघर्ष वो भी उतना ही मुश्किल था। कई लोगों को तो ये डर था कि पढ़ाई लिखाई महिलाओं को बिगाड़ देगी, लेकिन इसके बावजूद कुछ महिलाओं ने छिप छिप कर पढ़ना सीखा, जैसे राजसुंदरी देवी, जिन्होंने मोमबत्ती की रोशनी में अक्षर ज्ञान हासिल किया। ये व्यक्तिगत साहस से भरी एक पूरी कहानी थी। और अब महिलाएं खुद अपनी आवाज उठा रही थीं। ताराबाई शिंदे ने अपने लेखन में पुरुषों और महिलाओं के बीच के इस भेदभाव पर एक बहुत तीखा सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या महिलाओं का जीवन पुरुषों के सोने जैसे जीवन के सामने महज धूल के बराबर है? तो ये एक लंबी और बहुत कठिन लड़ाई थी। लेकिन एक सदी के लगातार संघर्ष के बाद सती पर बैन लगने से लेकर बाल विवाह पर रोक लगने तक ऐसे जरूरी कानूनी बदलाव हुए जिन्होंने भारतीय महिलाओं के भविष्य को हमेशा के लिए बदलना शुरू कर दिया। समाज में सिर्फ लैंगिक असमानता ही नहीं थी, एक और बहुत बड़ी दीवार थी जो लोगों को बांटती थी, और वो थी जाति की दीवार। अब सुधार की ये लहर इस सदियों पुरानी व्यवस्था की जड़ों को भी हिलाने लगी थी। इस बदलाव का एक बड़ा कारण था शहरों का विकास। फैक्ट्रियों में, बागानों में और फौज में जो नई नौकरियां आई, उन्होंने निचली जातियों के लोगों को गांव के जमींदारों के दमन से बाहर निकलने का एक रास्ता दिया। ये एक नई जिंदगी की उम्मीद थी। और इसी दौरान
निचली जातियों के अंदर से ही बहुत शक्तिशाली नेता उभरने लगे। इनमें ज्योतिराव फुले एक प्रमुख आवाज थे। उन्होंने एक क्रांतिकारी विचार सामने रखा कि ऊंची जातियां तो विदेशी आर्य आक्रमणकारियों की वंशज हैं और इस जमीन के असली हकदार तो यहाँ के मूल निवासी यानी निचली जातियों के लोग हैं। फुले उस समय के राष्ट्रवादी आंदोलन को भी शक की नजर से देखते थे। उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी कि ऊंची जातियों का ये एकता का नारा सिर्फ अंग्रेजों को भगाने के लिए है। आजादी के बाद वो लोग फिर से जाति के आधार पर भेदभाव शुरू कर देंगे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के लिए जाति का ये जहर एक निजी अनुभव था। बचपन में उन्हें क्लास के बाहर बिठाया जाता था और उस नल से पानी नहीं पीने दिया जाता था जिसे दूसरे बच्चे इस्तेमाल करते थे। यही अपमान की आग थी जिसने उनके अंदर जीवन भर के लिए जातिवाद के खिलाफ संघर्ष की ज्वाला जला दी। उनका मंदिर प्रवेश आंदोलन सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, वो एक ऐलान था। जैसा कि उन्होंने कहा, हम अब तालाब पर केवल ये साबित करने के लिए जाना चाहते हैं कि दूसरों की तरह हम भी इंसान हैं। ये अपने बुनियादी इंसानियत को साबित करने की लड़ाई थी। इन सभी सुधारकों के प्रयासों ने यकीनन समाज में बड़ी लहरें पैदा की, लेकिन इन बदलावों का उतना ही शक्तिशाली विरोध भी हुआ। देखिए, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। सुधार आंदोलनों के जवाब में रूढ़िवादी समूहों ने भी अपने संगठन खड़े कर दिए। उन्होंने सुधारकों पर संस्कृति को भ्रष्ट करने का आरोप लगाया और जाति व्यवस्था को जस का तस बनाए रखने की वकालत की। ये भारत के भविष्य के लिए एक वैचारिक युद्ध था। 19वीं सदी के इन सुधारों ने भारत की नींव को हमेशा के लिए बदल दिया। कानून बदले, नए अवसर पैदा हुए, लेकिन ये सब हमें एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। कानून तो बदल गए हैं, पर क्या मानसिकता पूरी तरह से बदली है? शायद ये वो संघर्ष है जो आज भी किसी न किसी रूप में जारी है।